अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लें, उसके बाद हम अपने फोर्थ चैप्टर के बारे में बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था फ्री कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट्स। बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और कल आपका इंशाल्लाह से जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इस चैप्टर का। तो आज जो हमने टॉपिक कवर करने हैं एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट्स, ये कुछ हमने कल भी देखे थे, बाकी हम आज देखेंगे। जो कल हमने देखे थे उसको हल्का हल्का सा हम ओवरथ्रो करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद जो क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के बारे में, अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास पेपर में रह गया है, कोई टॉपिक हमारा रह गया है, तो वो उसको हम देख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कल हमने पढ़ा था, हमने एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट्स जो पढ़े थे, उनमें सबसे पहला जो नाम था वो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का था। सबसे सिंपल कंसेप्ट था ये। कोई भी एग्रीमेंट जो शादी को रोके, जो किसी की भी शादी को रोकने के लिए किया जाए, वो जो एग्रीमेंट है वो वाइड कंसीडर होता है, क्योंकि शादी हर किसी का बुनियादी हक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था। यहाँ से आपको कोई भी सिनेरियो है तो होपफुली आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट था रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये भी थोड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। किसी भी किस्म का एग्रीमेंट जो आपको ट्रेड करने से, बिजनेस करने से रोके, वो भी जो है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट्स में शामिल होता है। तो कोई भी किस्म का एग्रीमेंट जो आपको तिजारत करने से रोके, वो भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट है। इसकी कुछ एक्सेप्शन थी। एक ही एक्सेप्शन थी जिसका नाम था सेल ऑफ गुडविल। अगर आप गुडविल किसी को बेच रहे हैं तो फिर वो इंसान या आप उसको जो है किसी भी किस्म की उस सिमिलर बिजनेस की तिजारत से रोक सकते हैं। इसकी कोई कंडीशंस थी। एक तो बिजनेस सिमिलर होना चाहिए, उसके बाद टाइम पीरियड वगैरह था, वो सारी चीज़ें जो है हमने देखी थी। मेन बात यहाँ पे ये है कि गुडविल के हवाले से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, सेल ऑफ गुडविल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा अगर कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। सेल ऑफ गुडविल की कंडीशंस कल हम जो है वो देख चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो था रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। किसी भी जो लीगल प्रोसीडिंग है, लॉ से रुजू करने का हर इंसान का हक है, तो उससे वो हक जो भी छीनने की कोशिश करेगा किसी भी किस्म के एग्रीमेंट के थ्रू, वो एग्रीमेंट जो है वो वाइड कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जो हमने कंडीशंस देखी थी इसकी, कि ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ये कंसीडर नहीं किया जाता कि लीगल प्रोसीडिंग रोकी जा रही हैं। पहली कंडीशन थी कि वो अपर कोर्ट में ना जाने का फैसला करें, कि हम इस लोअर कोर्ट से जो भी डिसीजन होगा उसको हम दोनों मानेंगे, अपर कोर्ट में नहीं जाएंगे। या फिर एक और कंडीशन भी इसके बारे में हमने देखी थी कि वो आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जो अपने को सुलझाना चाहें। ये इसकी एक्सेप्शंस में चीज़ें हमने देखी थी। एक्सेप्शन थी रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट मे अराइज, मतलब कि अगर आर्बिट्रेशन के थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट में ही शामिल कर लें कि अगर कोई भी मसला हुआ तो हम इसको आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाएंगे। वो आर्बिट्रेशन क्या होती है? दोनों पार्टीज मिलके एक कॉमन पर्सन को अपॉइंट करते हैं, वो जो उनके दरमियान जो भी डिस्प्यूट होता है उसका फैसला करवाता है, और वो जो फैसला करता है वो उन पे बाइंडिंग होता है। दूसरी एक्सेप्शन हमने देखी थी कि लीगल प्रोसीडिंग के दरमियान में है, क्वेश्चन राइज हो चुके हैं, प्रोसीडिंग चल रही है, उसके दरमियान भी अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना चाहें तो उसकी तरह की सेटलमेंट भी कर सकते हैं। ये दोनों जो हैं वो रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं आएंगी ये दोनों चीज़ें। तो ये हमने देखी थी। हमने दो कंडीशंस देखी थी। पहली, अपर कोर्ट में जो है वो किसी भी किस्म का अगर एग्रीमेंट अपर इस तरह का हो कि हम अपर कोर्ट में नहीं जाएंगे तो वो एग्रीमेंट भी वैलिड था। अगर दो सेम पावर की कोर्ट्स के दरमियान में एक कोर्ट को चुनने का जो है वो एग्रीमेंट हो तो भी हम इसको लीगल प्रोसीडिंग के रिस्ट्रेंट नहीं कंसीडर करेंगे। तो मेन टॉपिक जो कल था वो हमारा ये वाला टॉपिक था, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वाला। सिंपल सी बातें हैं, इन चीज़ों को आपने जो है वो समझ लेना है, अपने जहन में रख लेना है। दो एक्सेप्शंस हैं और दो कंडीशंस हैं, इन्हीं में से वो अगर कोई सिनेरियो चाहे तो यहाँ से पूछ सकता है। ये तो थी जो हमने कल बात की थी। आज हम एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट्स की जो आज बात करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। हमने जब ऑफर की बात की थी ना, तब हमने कहा था ऑफर शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट। जब हम अनसर्टेन ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो अनसर्टेन एग्रीमेंट कैसे एक्सेप्ट करेंगे?
वहाँ पे मैंने आपको अनसर्टेन ऑफर के बारे में डिटेल से डिस्कशन की थी, आज भी थोड़ी हम डिस्कशन कर लेते हैं अनसर्टेन एग्रीमेंट की। मेन पॉइंट जो ये है कि अगर अनसर्टेन ऑफर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो वैलिड ऑफर नहीं है, तो अनसर्टेन एग्रीमेंट किस तरह से वैलिड एग्रीमेंट हो सकता है। तो अनसर्टेन एग्रीमेंट्स भी हैं, वो भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स है। अनसर्टेन क्या होता है? जिसमें चीज़ें क्लियर ना हों, ठीक से पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना दी गई हो। Agreements void for uncertainty, agreements the meaning of which is not certain, certain ना हो, यकीनी ना हो, और capable of being made certain, या वो यकीनी बनाए ही ना जा सकते हों, are void। इस तरह के agreements void होते हैं। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। सलीम agrees to sell to बाबर 100 ton of oil। There is nothing whatever to show what kind of oil was intended। वो जो सलीम है वो कितने किस्म के ऑयल्स बेच रहा है, ठीक है, तो उसने जो है वो बाबर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया एक 100 टन ऑफ ऑयल। यहाँ पे कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है, ना तो उसकी प्राइस क्लियर है, ना तो टाइप ऑफ ऑयल क्लियर है कि कुकिंग ऑयल बेच रहे हैं या दूसरा ऑयल बेच रहे हैं या फ्यूल ऑयल बेच रहे हैं, कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। इस तरह के एग्रीमेंट्स जो हैं वो वॉइड कंसिडर होंगे। द एग्रीमेंट इज़ वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अच्छा, जो एग्रीमेंट्स हैं जिसमें चीज़ें अनसर्टेन हो वो वॉइड होंगे, जहाँ पे ना प्राइस की इंडिकेशन दी गई हो। अगर प्राइस है तो प्राइस के बारे में ना बात की गई हो कितनी इसकी कितनी प्राइस होगी। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है उस सब्जेक्ट मैटर की बात ना की गई हो कि भाई ये कौन सा सब्जेक्ट मैटर खरीदना चाह रहे हो, क्या चीज़ में आप डील करना चाह रहे हो, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी अनक्लियर सी हों। इस तरह के एग्रीमेंट्स जो हैं वो अनसर्टेन कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अपनी देखते हैं दाऊद। इसमें मैं ज़्यादा इस तरह से बात नहीं कर रहा, एक तो ये इतना कम्प्लेक्स जो है वो कंसेप्ट नहीं है, दूसरा हम इस पर डिटेल डिस्कशन ऑफर वाले चैप्टर में भी करके आ चुके हैं कि अनसर्टेन जो ऑफर है वो किस तरह से वॉइड होती है। तो जो तकरीबन यहाँ पे चीज़ें आपको समझाने वाली हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। एग्जांपल्स में अगर आपको कहीं पे कोई मुश्किल आती है आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं पर्सनली भी, और यहाँ पे भी मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल्स को। दाऊद हु इज़ डीलर इन कोकोनट ऑयल। दाऊद जो है वो कोकोनट ऑयल का डीलर है। अग्रीज टू सेल बाबर 100 टन ऑफ ऑयल। अब देखें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड किस तरह से हो जाएगा। पहले जो था वो सलीम का नहीं पता था किस तरह के वो ऑयल में जो है वो डील करता है। यहाँ पे क्या है, दाऊद हु इज़ डीलर इन कोकोनट ऑयल, वो कोकोनट ऑयल में डील करता है। उसने बाबर को 100 टन जो है वो ऑयल बेचने का उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब उसने कीमत वगैरह सारी सेट कर ली होगी, कंप्लीट उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट में ओबियसली कीमत वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पे ये सर्टेन है ना, नेचर ऑफ दाऊद्स ट्रेड अफोर्ड्स एन इंडिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड दैट ही इज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ 100 टन ऑफ कोकोनट ऑयल। यहाँ पे चीज़ सर्टेन है, वो बेचता ही कोकोनट ऑयल है, वो बेचता ही, वो डील ही सिर्फ कोकोनट ऑयल में करता है। तो ऑब्वियसली अगर वो किसी के साथ एग्रीमेंट करेगा, वो किसी के साथ किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑयल बेचने का, अगर वो ऑयल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस सी बात होगी। कोई भी जो है वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाला बंदा ये बात को बता सकेगा कि ये कोकोनट ऑयल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह ज़रूरी नहीं है कि उसने चीज़ें ही बताई हो, उसने कीमत ही बताई हो, उसने प्रोडक्ट की जो है सब्जेक्ट मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो, उसकी इंडिकेशन भी हो सकती है। तो आपने अपने दिमागों को हाजिर रख के ये अनसर्टेन एग्रीमेंट्स को देखना है कि किस तरह से वॉइड हो रहे होते हैं, कि उनकी इंडिकेशन होती है। ये साफ इंडिकेशन है, आपको साफ पढ़ते ही समझ आ जानी चाहिए कि वो डीलर जो है वो डील ही कोकोनट ऑयल में करता है। तो अगर वो ऑयल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसी भी किस्म का तो वो सिर्फ कोकोनट ऑयल बेच ही रहा होगा। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। मज़ीद इसकी एग्जांपल देखते हैं। सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर ऑल द ग्रेन्स इन माई ग्रेनरी एट पेशावर। देखें, अब उसने एग्रीमेंट किया, उसने कहा जितने ग्रेन्स मेरी ग्रेनरी में हैं, क्वांटिटी उसने बता दी है, जितने ग्रेन्स मेरी ग्रेनरी में हैं वो सारे मैं बाबर को बेचने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी अनसर्टेन नहीं रहा, चीज़ें उसने सर्टेन कर दी हैं, उसने क्वांटिटी के बारे में बता दिया है। अगर तो कह रहा होता आई वांट टू सेल ग्रेन्स और उसके पास कितने ग्रेन्स हैं, कितनी क्वांटिटी के ग्रेन्स हैं, तब चीज़ें अनसर्टेन होती। यहाँ पे उसने इंडिकेशन दी है, क्लियर इंडिकेशन है कि वो सारे के सारे ग्रेन्स जो उसकी ग्रेनरी जो है पेशावर में उसमें पड़े हुए हैं वो सारे के सारे बेचने जा रहा है। देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी हेयर टू मेक द एग्रीमेंट वाइड। यहाँ पे किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है जो एग्रीमेंट को वाइड करे। सिंपल चीज़ें जो हैं वो सर्टेन यहाँ पे शो हो रही हैं। अगले ही हम एग्जाम्पल देखते हैं। सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर 1000 माउंड्स ऑफ राइस एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय काशिफ।
यहाँ पे प्राइस के हवाले से उसने इंडिकेशन दे दी है, उसने ये नहीं, प्राइस के बारे में कोई अनसर्टेनिटी नहीं रही। हम ये नहीं कह सकते अभी उसने जो है वो प्राइस के बारे में ये सिर्फ उसने कहा है कि काशिफ फिक्स करेगा, उसने ये थोड़ी कहा कि इतनी प्राइस होगी, नहीं। जब उसने कह दिया कि काशिफ फिक्स करेगा तो अब काशिफ प्राइस फिक्स करेगा। प्राइस के बारे में इंडिकेशन हो चुकी है, प्राइस डिटरमाइन की जा चुकी है। प्राइस कितनी है? प्राइस इतनी है जितनी काशिफ फिक्स करेगा। तो यहाँ पे प्राइस अनसर्टेन नहीं है, एज द प्राइस इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। जो कि प्राइस है वो बीइंग मेड सर्टेन है। हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि या तो वो चीज़ अनसर्टेन हो या वो कभी जो है वो सर्टेन हो ही ना सकती हो। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स इस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें या तो चीज़ अनसर्टेन हो अभी और वो कभी भी सर्टेन हो ही ना सकती हो। यहाँ पे जो प्राइस है वो फिलहाल हम कह सकते हैं कि अनसर्टेन भी है, लेकिन वो फ्यूचर में सर्टेन हो जाएगी, फिक्स बाय जो काशिफ है वो हो जाएगी। एज the price is capable of being made certain, there is no uncertainty here to make the agreement void। तो यहाँ पर जहाँ तक जो एग्जांपल से हमें अनसर्टेनिटी की बात पता चली, वो दो बातें अनसर्टेनिटी में आती हैं। पहली तो है वो अनसर्टेन हो, चीज़ गैर यकीनी हो, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो। दूसरी चीज़ वो सर्टेन हो ही ना सकती हो, तो तब वो हम उसे अनसर्टेन एग्रीमेंट कहेंगे और अनसर्टेन एग्रीमेंट वाइड होते हैं। अगर किसी किस्म की कोई इंडिकेशन नज़र आ रही है कि चीज़ें सर्टेन हो रही हैं, चीज़ सर्टेन हो जाएगी, तो फिर वो वाइड एग्रीमेंट नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपने जो है वो अपने जहन में रखना है। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। सलीम एग्रीज टू सेल बाबर बाई माई वाइट हॉर्स फॉर 500 रुपीज़ और ₹1000। उसने कहा मेरा घोड़ा खरीद लो या 5000 का या 500 का या 1000 का। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो सर्टेन नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू शो विच वन ऑफ टू प्राइसेस आर टू बी पेड। यहाँ पे बिल्कुल सर्टेन नहीं है कि कौन सी प्राइस पे करेंगे। तो इसकी वजह से ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड कंसीडर होगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है ये अनसर्टेन एग्रीमेंट है। तो किसी भी किस्म का अनसर्टेन एग्रीमेंट जो होता है उसको हम वॉइड एग्रीमेंट कंसीडर करते हैं। वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट है, यानी लॉ ने उसको वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर करती है। अनसर्टेन एग्रीमेंट क्या होता है? अनसर्टेन एग्रीमेंट ये होता है या तो उसमें चीज़ें अनसर्टेन हो, गैर यकीनी हो, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो, और दूसरी कोई इंडिकेशन भी ना हो कि फ्यूचर में ये चीज़ जो है वो सर्टेन हो जाएगी। अगर कहीं तरह हमें शो हो रहा हो, जैसे हमने सलीम वाली एग्जांपल में देखा, इस स्लाइड की सेकंड एग्जांपल में, कि हमें इस किस्म की इंडिकेशन मिल रही थी कि काशिफ फिक्स कर देगा प्राइसेस, फ्यूचर में वो प्राइसेस जो है वो सर्टेन हो रही थी, एग्रीमेंट सर्टेन हो रहा था, तो हम कहेंगे ये एग्रीमेंट जो है ये वॉइड नहीं है। तो इसी तरह सिंपल सा ये कंसेप्ट है, इसको आप देख लें। कि कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे पॉज करके आप एग्जांपल्स को दोबारा देखें और इसकी डेफिनेशन को दोबारा पढ़ लें। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स में जो मेन चीज़ आ रही है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स में, वो है वैगरिंग एग्रीमेंट। यहाँ से वो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया करता है, तो यहाँ पे आपने जो अपने दिमागों को हाजिर रखना है। वैगरिंग एग्रीमेंट्स क्या होता है? वैगरिंग, जो वेगर बहुत से लोगों को आपको पता होगा, इसका मतलब होता है जुआ। ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें जुआ इन्वॉल्व हो। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि पाकिस्तान में जो जुआ खेलना है, हमारे इस्लाम में भी, हमारे मुल्क में भी जो जुआ खेलना है, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं जुए के रिलेटेड, वो सारे वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं। ये टॉपिक पढ़ते हुए आप सब लोगों को कम से कम इतना है कि आप लोगों को इसकी बेसिक नॉलेज है जुआ क्या होता है, लेकिन फिर भी हम चीज़ें जो है वो साथ साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अ वेगर इज़ अ बेट। जुआ जो है वो एक शर्त है। एन एग्रीमेंट एक इस तरह का एग्रीमेंट है बाय विच 2 और मोर पार्टीज एग्री दैट अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कि एक यकीन 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज आपस में एग्री करती हैं। क्या एग्री करती हैं? कि इतने पैसे हम पे करेंगे, और अदर थिंग, या मनी भी हो सकती है या कोई और चीज़ भी हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, बाइक हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, किसी भी किस्म की कोई और कमोडिटी हो सकती है। शैल बी पेड और डिलीवर्ड टू वन ऑफ देम, उन दोनों पार्टीज में से या जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनमें से एक में से, उनमें से किसी एक को जो है वो चीज़ मिलेगी ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। ऐसे इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे जो अनसर्टेन है। अनसर्टेन यानी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी है, ऐसा इवेंट जो एंटिटी के कंट्रोल से बाहर है, इस तरह का इवेंट होने पे। तो ये डेफिनेशन फिलहाल आपको अगर समझ नहीं आई तो हम इसकी एग्जांपल जो है वो देखते हैं।
एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर और वॉइड। अच्छा, ये एक चीज़ आपको जो बतानी है, पीछे जितना भी हम पढ़ते आए हैं वहाँ एग्रीमेंट जो है हम वॉइडेबल पढ़ते आए हैं, या फिर एक दो कंडीशन में हमने वॉइड भी पढ़ा है, मिस्टेक की कंडीशन में हमने वॉइड पढ़ा है। यहाँ भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। एक तो एग्रीमेंट वाइड होगा, दूसरा पीछे हम पढ़ते आए हैं अगर एग्रीमेंट वाइड हो गया तो दोनों पार्टीज़ ने जितने भी चीज़ें दी हुई हैं वो चीज़ें वो रिटर्न करेंगी, वापस करेंगी। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है। अगर वैगरिंग एग्रीमेंट हुआ है ना, अगर जुए का एग्रीमेंट है, दोनों पार्टीज ने जो फ़ायदा नुकसान हासिल किया है तो वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो क्लेम नहीं कर सकती कि इसने मुझसे 5,000 रुपये लिए हैं, इसने मुझसे 5,000 रुपये देने हैं, इसने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे, इसने मुझसे 10,000 रुपये देने हैं, बीइंग वेगरिंग एग्रीमेंट। ये चीज़ हम दोबारा आगे डिस्कस करते हैं, इसका बाकायदा टॉपिक है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ बताइए कि एग्जाम्पल्स में कोई इस तरह की चीज़ आ जाए तो आप समझ पाएँ। तो वेगरिंग एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, एक किस्म का जो है वो शर्त है। किस तरह की शर्त है कि कोई अनसर्टेन इवेंट, कोई इस तरह का इवेंट जिसका हमें नहीं पता कि होगा नहीं होगा, कब होगा, क्या उसका सीन होगा, अनसर्टेन इवेंट है और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी को कहता है कि अगर जो है वो बारिश हुई कल तो मैं आपको 500 रुपीज़ पे करूँगा, और मिस्टर बी कहता है मैं आपको 250 रुपीज़ या 400 रुपीज़ पे करूँगा। इवेंट क्या है? बारिश होना। क्या बारिश होना उन दोनों पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके काबू में है, उनके कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं है। ये अल्लाह की मर्ज़ी से बारिश होती है तो किसी भी पार्टी के कंट्रोल में नहीं है। ये अनसर्टेन इवेंट है। सर्टेन सम ऑफ मनी, उन दोनों ने कहा है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, वो दूसरा कह रहा है मैं इतने पैसे दूंगा। तो अगर डेफिनेशन को हम देखें, बाय विच टू और मोर पार्टीज़, यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं या ज़्यादा भी पार्टीज़ हो सकती हैं, एग्रीड दैट सर्टेन सम ऑफ मनी। यहाँ पे हमने बात की इस एग्जांपल में सर्टेन सम ऑफ मनी बारिश वाली एक केस में कि इतने पैसे जो है वो मिस्टर ए मिस्टर बी को देगा, मिस्टर बी मिस्टर ए को देगा। और अदर थिंग, ये कोई और भी चीज़ हो सकती थी। वो इस तरह भी कह सकते थे कि भाई अगर बारिश आ गई तो मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा, तुम मुझे अपनी बाइक दोगे। इस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था, कोई और कमोडिटी भी हो सकती थी। शेल बी पेड और डिलीवर टू वन ऑफ देम, दोनों में से एक को भी वो चीज़ दी जा सकती थी, या फिर वो दोनों को ऑब्वियसली या बारिश होगी या नहीं होगी तो दोनों में से एक ही जीतेगा, दोनों में से एक को ही वो चीज़ डिलीवर होगी। ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। तो और किसी भी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के, हमने कहा है कि अगर कल बारिश हुई तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। इस तरह भी कह सकता था अगर कल बारिश ना हुई तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आप मुझे इतने पैसे देंगे। ये क्या बात हो रही है? ये नॉन हैपनिंग की बात हो रही है, कोई गैर यकीनी इवेंट के बारे में, ऐसा इवेंट जो दोनों पार्टीज के कंट्रोल में नहीं है। ये थी वैगरिंग एग्रीमेंट की डेफिनेशन। कोई भी शर्त लगाना, कोई भी पैसों की शर्त, ऐसी चीज़ के बारे में जो अनसर्टेन है, जिसका हमें पता नहीं कि होगी या नहीं होगी, वो हमारे पार्टीज़ के जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके भी कंट्रोल में नहीं है। इस तरह का एग्रीमेंट को वैगरिंग एग्रीमेंट कहा जाता है। और ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये वॉइड होते हैं और किसी किस्म की कोई पार्टीज़ रिकवरी के लिए इन एग्रीमेंट्स में केस नहीं कर सकती। ये रिकवरी वाली बात को आप होल्ड करें, इसको हम आगे जाकर दोबारा देख रहे होंगे। फिर वक्त जो समझने की बात ये है कि वो जो है दोनों पार्टीज़ जो हैं वो केस नहीं कर सकती एक दूसरे के बारे में कि वैगरिंग एग्रीमेंट्स में इसने मुझे पैसे नहीं दिए, और जो है वो वैगर एग्रीमेंट्स जो है वो वाइड होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हामिद प्रोमिसेस टू पे 10,000 टू आरिफ इफ़ इट रेन टुडे। अगर आज बारिश हुई तो हामिद ने प्रॉमिस किया आरिफ को कि वो 10,000 रुपये उसको देगा। एंड आरिफ प्रोमिसेस टू पे ₹10,000 टू हामिद इफ़ इट डिड नॉट। और आरिफ ने कहा कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा अगर बारिश नहीं हुई। द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। ये एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि ये वैगरिंग नेचर का है। बारिश जो है वो अनसर्टेन इवेंट है, वो पार्टीज़ के कंट्रोल से बाहर इवेंट है। ऐसा इवेंट है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज़ है, दोनों पार्टीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है। और ये एक गैर यकीनी इवेंट है, कब बारिश हो ना हो, बारिश कोई भी दोनों पार्टीज़ में से नहीं करवा सकती, चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स को वैगरिंग एग्रीमेंट्स कहा जाता है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट समझने का है, वो लोग बच्चे जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं वैगर को और रिवार्ड को। देखें, जो रिवार्ड होता है ना, रिवार्ड वो इनाम होता है, वो स्किल्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है ना, तो जो मैच
जीतते हैं ना तो उसकी मैच फीस भी पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं और इंडियन प्लेयर्स हैं बाकी मैचेस से ज़्यादा दी जाती है, और जो प्लेयर मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करता है उसको भी बाकी मैचेस के मैन ऑफ द मैच की निस्बत ज़्यादा पैसे पीसीबी या बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से ज़्यादा दिए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी टीम को कहा है, पाकिस्तानी टीम ने अपने खिलाड़ियों को कहा है कि अगर आप इंडिया के खिलाफ जीत गए ना तो हम आपको जो है वो इतने पैसे देंगे। अब आप कह सकते हैं सर ये जो जीत है ये तो ऑब्वियसली अनसर्टेन इवेंट है, चाहे जीते या हारे ये सर्टेन थोड़ी है कि जीत जाएंगे, लेकिन ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी नहीं है। आप अपनी स्किल्स के साथ, आप अपनी परफॉर्मेंस के साथ, ये आपके कंट्रोल में है, आप अच्छा खेलो आप जीत जाओगे। अगर कमज़ोर टीम है, अगर सामने ओबियसली कमज़ोर टीम है तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, अगर सामने स्ट्रॉन्ग टीम है चांसेस कम है, लेकिन आप अपनी मेहनत के साथ जीत सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दोगे आप उतना अच्छा जो है वो अपनी टीम को लेके चल सकते हो, आप उतनी जल्दी उतना अच्छा फिनिश कर सकते हो चीज़ों को और आप जीत सकते हो, आप मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीत सकते हो बीइंग इंडिविजुअल प्लेयर। तो रिवार्ड जो है वो जुए से मुख्तलिफ होता है इस सेंस में कि वो जो है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी नहीं होता, आपकी स्किल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, एन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू अ रेसलिंग इवेंट इन विच विनर वाज टू बी रिवार्डेड बाय द इंटायर सेल प्रोसीड्स टिकट इज नॉट अ वैगिंग एग्रीमेंट। एक रेसलर है, रेसलिंग इवेंट हो रहा है, रेसलर को कहा है कि भाई जो जीतेगा ना, जितने भी लोग आपको तमाशाई देखने आए हैं इन्होंने जितने भी टिकट्स के पैसे पे किए हैं, जितनी भी इनकी टिकट्स से हमारी जो सेल हुई है वो सारे के सारे पैसे जो है ना वो आपको पे कर दिए जाएंगे, तो आपको पे कर दिए जाएंगे। ये दोनों रेसलर्स को बता दिया गया है, दोनों के इक्वल चांस हैं जीतने के रेसलिंग से पहले, लेकिन जो अपनी जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर करेगा ये आपके कंट्रोल में है। आप अच्छा खेल पेश करें तो आप आसानी से जीत सकते हैं, ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है ये चीज़। और इससे पहले दोनों के बराबर चांसेस हैं जो है वो रेसलिंग को विन करने के। तो ये थोड़ी आप एक्सेप्शन इसको एक तरह की कह सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है, इसके पीछे पूरा कंसेप्ट। एक्सेप्शन तो वो होती है ना जो उस चीज़ में फॉल भी कर रही हो, वो वैगरिंग एग्रीमेंट भी हो लेकिन फिर भी वो जो है उसको हम अवॉइड कंसीडर ना कर रहे हो। तो ये जो चीज़ है ये वैगरिंग एग्रीमेंट सिरे से बन ही नहीं रहा, क्योंकि ये रिवार्ड का केस है। आपको इनाम दिया जाता है आपकी स्किल्स की बेस पे, आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे, आपके कंट्रोल में होती हैं चीज़ें। आप अपनी मर्ज़ी से हार सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से जीत सकते हो, लेकिन जो वैगरिंग एग्रीमेंट है उसमें जो वैगरिंग एग्रीमेंट है उसमें जो इवेंट हो रहा होता है, उसमें जो इवेंट हो रहा होता है वो अनसर्टेन होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जिस तरह बारिश की हमने एग्जांपल ली, बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कितने भी स्किलफुल हो जाएं हम अपनी स्किल्स को यूज़ करके बारिश नहीं करवा सकते, ये चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में है। तो हम बात कर रहे हैं वैगरिंग एग्रीमेंट। वैगरिंग एग्रीमेंट की हमने डेफिनेशन देख ली, उसकी एग्जांपल देख ली, हमने ये देख लिया कि एग्रीमेंट्स जो है उनको वो रिवार्ड से किस तरह से वैगरिंग एग्रीमेंट डिफरेंट होते हैं। इनाम एक अलग चीज़ है, जुआ जो है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वैगरिंग एग्रीमेंट की एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है कि घोड़े की रेस के केस में। घोड़े की रेस के केस में क्या एक्सेप्शन है? जो घोड़े की रेस हो रही होती है उसमें एक प्लेट होती है, वो प्राइज़ मिल रहा होता है। तो वो अगर प्लेट में कोई इंसान जो है वो पैसे देता है कि 500 दे दिए, तो उस जिसको वो चाहता है अगर तो वो ना जीते है तो ये वैगरिंग एग्रीमेंट ही ना, अनसर्टेन इवेंट है। आप तो कंट्रोल नहीं कर सकते। रेस में घोड़े कोई और दौड़ रहे हैं, आपने प्राइस पे अलग पैसे दिए हुए हैं, रेस में जो इंसान दौड़ रहे हैं वो और हैं, जो घोड़े दौड़ रहे हैं वो और हैं। तो ये आपके कंट्रोल में इवेंट नहीं है, ये इवेंट अनसर्टेन भी है। देखा जाए लॉजिकली तो इसको होना चाहिए वॉइड एग्रीमेंट, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है वैगरिंग एग्रीमेंट के। अगर कोई 500 से ज़्यादा जो है वो प्लेट की प्राइस मनी में इन्वेस्ट करता है, प्राइस मनी में देता है, तो वो एग्रीमेंट जो है वो वैगरिंग एग्रीमेंट तो है लेकिन वो एक्सेप्शन में आएगा। वो एग्रीमेंट जो है हम वॉइड कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम वैगर नहीं करेंगे, उसको जुआ नहीं कहेंगे। इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है ये चीज़ आपको बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत नहीं है। मेन आपको जो चीज़ नशीं करने की ज़रूरत है वो ये है, जो एग्रीमेंट है वो 500 से ज़्यादा जो घोड़े की रेस के केस में प्राइस प्लेट में जो इन्वेस्ट किया जाता है, इस किस्म का जो भी एग्रीमेंट जो भी हमारा केस स्टडी में आएगा हम उसे वैगर एग्रीमेंट की एक्सेप्शन में लिख देंगे बस।
वैगरिंग एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया, इसकी एग्जांपल आपको समझ में आ गई, इसकी जो है वो कौन कौन रिवार्ड से ये किस तरह से डिफरेंट है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद इसकी एक ही एक्सेप्शन है, इसको आपने जहन नशी कर देना है, इस पर ज़्यादा आपको टाइम लगाने की, ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मेरा ख्याल से कभी पेपर में नहीं आई, तो इसका मतलब इसके चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ये आई भी तो बहुत ही आसान होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो आपको कहीं तरह से घुमा नहीं सकता कि 2-3 एक्सेप्शन हों तो उनमें कंफ्यूज करने की आप कोशिश करें। एक ही एक्सेप्शन है हॉर्स रेस के केस में, इस एक्सेप्शन को आपने सिर्फ जहन में रख लेना है। तो ये तो बात थी एग्रीमेंट्स, वैगरिंग एग्रीमेंट्स को हमने अच्छे से देख लिया। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स जो वैगरिंग एग्रीमेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, इस तरह के एग्रीमेंट भी वॉइड होंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो एग्रीमेंट की डिपेंडेंसी वैगरिंग एग्रीमेंट में है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर कल बारिश आई ना तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, अगर बारिश ना आई तो आप मुझे 20,000 रुपये देंगे। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ रेन पे ये इवेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है। मिस्टर सी आया, मिस्टर सी ने मिस्टर ए को कहा कि अगर ये 10,000 रुपये जो मिस्टर बी ने आपको देने हैं ना, इसने आपको 10,000 रुपये ना दिए तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी का एग्रीमेंट तो है वो वैलिड होता है, लेकिन ये गारंटी का एग्रीमेंट किस बेस पे कर रहा है? ये वैगरिंग एग्रीमेंट की बेस पे, ये इसकी जो एग्जिस्टेंस है इस एग्रीमेंट की, ये वैगरिंग एग्रीमेंट पे डिपेंड करती है। ये कोलैटरल टू वैगरिंग एग्रीमेंट है, यानी वैगरिंग एग्रीमेंट के साथ साथ ये एग्रीमेंट चलेगा, जिसकी बेस पे ये एग्रीमेंट भी है ये वॉइड कंसीडर किया जाएगा। All agreements knowingly made to further or assist the agreement entering into, effecting or carrying out, or to secure or guarantee the performance of any void agreement, any wagering agreement, any void wagering agreement are void। किसी भी किस्म का एग्रीमेंट जो है वो किया जाएगा असिस्ट करने के लिए वैगरिंग एग्रीमेंट को, या उसका जो इफेक्ट है वैगरिंग एग्रीमेंट का उसका उस जो है एग्रीमेंट पे हो रहा होगा, या फिर उसके वैगरिंग एग्रीमेंट के बारे में किसी भी किस्म की गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। किसी भी किस्म का एग्रीमेंट जो वैगरिंग एग्रीमेंट के साथ साथ चल रहा हो, उसकी कंप्लीटनेस जो वैगरिंग एग्रीमेंट पे डिपेंड कर रही हो, उसकी एग्जिस्टेंस वैगरिंग एग्रीमेंट पे डिपेंड कर रही हो। आपको केस में देख के पता चल रहा होगा कि ये एग्रीमेंट वैगरिंग एग्रीमेंट के साथ साथ चल रहा है, जिसकी बेस पे वो एग्रीमेंट भी है वो जो वॉइड कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट जो वैगरिंग एग्रीमेंट है वो तो वॉइड है ही, तो जो एग्रीमेंट वैगरिंग एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा किसी भी किस्म का इस तरह का एग्रीमेंट भी है वो वॉइड कंसीडर किया जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं, चीज़ें आपको मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। आसिम एग्रीड विद कासिम टू प्रोवाइड हिम क्रेडिट टू बेट ऑन क्रिकेट मैच विद द स्टिपुलेशन दैट इफ कासिम वॉन ही विल शेयर हाफ ऑफ द प्रोसीड्स विद आसिम। तो आसिम ने कासिम को जो है वो क्रेडिट दिया, वो उधार दिया, क्या? क्रिकेट मैच पे जुआ खेलने के लिए। क्रिकेट मैच पे जुआ खेलने के लिए उसने उसको उधार पैसे दे दिए, इस शर्त पे ही विल शेयर हाफ द प्रोसीड विद आसिम। तो ये एग्रीमेंट क्या है? बेसिकली एग्रीमेंट तो उधार का एग्रीमेंट है ना, लोन एग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं ना, क्या आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, कल ले लेना, परसों ले लेना, इस तरह के एग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट की डिपेंडेंस किस पे है? क्रिकेट मैच पे जो जुआ लगा रहा है, जो वैगर कर रहा है, जो वैगरिंग एग्रीमेंट खेल रहा है क्रिकेट मैच पे, उस पे इसकी डिपेंडेंस है। किस तरह से डिपेंडेंस है? ही विल शेयर हाफ ऑफ द प्रोसीड्स विद आसिम। अगर वो ये जुआ जीत गया तो वो आधी प्रोसीड उसकी आसिम के साथ ही शेयर करेगा, जिसकी वजह से इस एग्रीमेंट को कोलैटरल टू वैगरिंग एग्रीमेंट की बिना पे वैलिड करार दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, बात आपको क्लियर हो रही है, बात समझ आ रही है कि जो किसी भी किस्म का वैगरिंग एग्रीमेंट, सबसे पहली बात तो है वो वॉइड है। ठीक है, उसकी एक्सेप्शन है घोड़े वाली, घोड़े की रेस वाली। तो वैगरिंग एग्रीमेंट जो है वो रिवार्ड से डिफरेंस है। रिवार्ड में अपनी स्किल्स यूज़ करके जो है वो डिपेंडेंस ऑफ स्किल्स होती है, उस पर आपकी स्किल्स पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके कंट्रोल से बाहर नहीं होता। आप वो इनाम जीत सकते हैं अपनी मेहनत के साथ। ठीक है, आप मेहनत करके एफर्ट करके इनाम जीत सकते हैं। इसके एक एक्सेप्शन है कि घोड़े के केस में घोड़े की जो रेस हो रही होती है उसमें प्राइस वैल्यू इन्वेस्ट की जाती है, प्लेट उसकी जो प्राइस है उसमें, तो वो इसकी एक्सेप्शन के अंडर आता है। ये एक्सेप्शन आपने एक जहनिश ही कर लेनी है। उसके बाद हमने जिस तरह बात की जो वैगरिंग एग्रीमेंट वो वॉइड होता है, इस तरह एग्रीमेंट्स जो वैगरिंग एग्रीमेंट्स के साथ चल रहे होते हैं, उसकी बेसिस पे चल रहे होते हैं, वो भी एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड कंसीडर किए जाते हैं। उसकी हमने एग्जांपल देखी कि कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड उस वक्त कंसीडर किया जाएगा जिस वक्त जो है वो वैगरिंग एग्रीमेंट होगा, या वो वैगरिंग एग्रीमेंट पे डिपेंड कर रहा होगा, वैगरिंग एग्रीमेंट के साथ साथ वो एग्रीमेंट चल रहा होगा। इस तरह का एग्रीमेंट भी है वो वॉइड कंसीडर किया जाएगा। ये भी सिंपल सा कंसेप्ट था।
ये बात जो मैं आपको स्टार्टिंग में कर रहा था ये अब दोबारा से आ गई है। नो सूट फॉर रिकवरी अलाउड। वैग्रिंग एग्रीमेंट चूँकि एक वाइड एग्रीमेंट है। पीछे हमने देखा वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइडेबल एग्रीमेंट्स में क्या था, मिस्टेक में अगर हम वॉइड एग्रीमेंट हो भी रहा था तो उसमें दोनों पार्टीज ने जो जो फ़ायदा उठाया था वो दोनों एक दूसरे को रिटर्न कर रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मिस्टर ए नहीं इस तरह का कोई केस कर सकता कि सर इसने मुझसे वैग्रिंग एग्रीमेंट किया था, कोर्ट में जाके केस कर दे तो इसने 5,000 का वैग्रिंग एग्रीमेंट किया था, मैं 5,000 जीत गया हूँ तो ये मुझे 5,000 नहीं दे रहा। सर इसने 5,000 ले लिए थे, ये मुझे वापस नहीं कर रहा। तो नो सूट फॉर रिकवरी अलाउड। किसी भी किस्म का रिकवरी का कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। एनी सम ऑफ मनी पेड और पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वॉइड वैग्रिंग एग्रीमेंट, एनी कमीशन ब्रोकरेज और एनी सम ऑफ मनी नॉइंगली पेड और पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी पर्सन बाय द वे ऑफ कमीशन ब्रोकरेज फी वगैरह वगैरह। ये सारी बातें सिर्फ एक चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, किसी भी किसकी कोई भी कमीशन ब्रोकरेज कुछ भी पे किया है, कुछ भी चीज़ पे की है वैग्रिंग एग्रीमेंट के लिहाज से, उसकी रिकवरी का किसी भी किस्म का उसकी रिकवरी के लिए कोई भी केस नहीं किया जा सकता। ये चीज़ वैग्रिंग एग्रीमेंट को बाकी एग्रीमेंट से डिफरेंट बना रही है। बाकी एग्रीमेंट्स में बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने देखा था कि अगर वॉइड एग्रीमेंट हो रहा है तो फिर दोनों पार्टीज़ ने जो फ़ायदा उठाया वो उसको वापस कर रही थी। वॉइडेबल एग्रीमेंट में इस तरह था, अगर वॉइडेबल एग्रीमेंट को जो अग्रीव्ड पार्टी है वो वॉइड करार दे दे तो दोनों पार्टीज जो हैं जो फ़ायदा उठाया उसको वापस कर रही थी। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में जो रिकवरी के लिए किसी भी किस्म का कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, चीज़ें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। साजिद एंड माजिद डिपॉजिटेड ₹5,000 ईच विद नवाज फॉर बैटिंग। उन्होंने दोनों ने जुए के लिए एक किस्म की शर्त के लिए 5,000 रुपये नवाज को रखवा दिए। विनर टू टेक द होल अमाउंट। उन्होंने कहा भाई हम में से जो ये जुआ जीत गया ना तो आप सारी अमाउंट उसको दे देना। साजिद वॉन द बेट बट नवाज रिफ्यूज टू पे एनी अमाउंट टू हिम। साजिद जो है वो शर्त जीत गया, उनके एग्रीमेंट के लिहाज से तो उसको मिलने चाहिए थे, लेकिन नवाज ने कहा भाई मैं नहीं देता। साजिद कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। साजिद किसी किस्म की रिकवरी का मुकदमा नहीं कर सकता। इस बात को आपने ज़हननशीं कर लेना है कि वैग्रिंग एग्रीमेंट के केस में किसी भी किस्म का रिकवरी का कोई मुकदमा नहीं हो सकता। ये एक और एग्जांपल है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सिमिलर सी एग्जांपल है। Naeem and Kareem deposited ₹5,000 each for a bet on a card game. Naseem agreed to give शहबाज 20% कमीशन। उसने नईम ने कहा एक कार्ड गेम के लिए उन दोनों ने 5,000 रुपये डिपॉजिट करवाए और नई जो है नसीम उसने कहा एग्री शहबाज को कि आपको मैं 20% कमीशन दूंगा फॉर इज सपोर्ट ड्यूरिंग द गेम, कि आपने गेम में मुझे सपोर्ट किया है। तो नसीम जब जीत गया तो शहबाज जो है वो अपना कमीशन जब डिमांड करेगा तो शहबाज किसी भी किस्म का उसमें मुकदमा नहीं कर सकता कमीशन की रिकवरी के लिए। क्यों? क्योंकि हम अपने जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है उसमें पढ़ चुके हैं, किसी भी किस्म की रिकवरी का कोई मुकदमा वैग्रिंग एग्रीमेंट के केस में नहीं हो सकता। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये हमारा वैग्रिंग एग्रीमेंट है, इसको आप देख लें, इसको आप पढ़ लें एक दफ़ा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम जो है वो फाइनल इसका जो टॉपिक रह गया उसको क्लोज करके अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। मैं आज लेक्चर को थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम मिल जाए रिवीजन के लिए। एक तो मैंने टॉपिक भी बहुत थोड़ा चूज़ किया है आज के लेक्चर के लिए ताकि आप जो है वो अपने टेस्ट की रिवीजन कर पाएँ। इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करें क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं, रट्टे वाली चीज़ें थोड़ी हैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार पीछे से जो हमने पढ़ा है अभी वैग्रिंग एग्रीमेंट इसको पढ़ लें, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पेमेंट बाय गार्डियन एग्जीक्यूटर ईटीसी फॉर वाइड एग्रीमेंट्स नॉट टू बी अलाउड क्रेडिट। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है फॉर एग्जांपल एक माइनर है, एक छोटा बच्चा है, उसने किसी के साथ शर्त लगाई, वैग्रिंग एग्रीमेंट कर लिया, वो शर्त हार गया 500 रुपये की शर्त। उसने अपने वालिद को कहा कि मैं इसको 500 रुपये की शर्त हार गया हूँ, या फिर उस बंदे ने कहा भी आपका बेटा मुझसे 500 रुपये की शर्त हार गया, 500 रुपये मुझे दो। तो उसके वालिद ने निकाल के 500 रुपये दे दिए। अब वालिद जो है वो बच्चे पे ये केस नहीं, बच्चे को वो 500 रुपये अमाउंट क्रेडिट नहीं कर सकता। वो नहीं कह सकता भाई आप पे मैंने ये 500 रुपये खर्च किए हैं, जब आप बड़े हो जाओगे तो मैं आपसे ये 500 रुपये लूँगा। अगर वालिद नहीं है, गार्डियन है, वो गार्डियन भी इस तरह का कोई किसी किस्म का केस जो है वो नहीं कर सकता, बेटे को बच्चे को नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वैग्रिंग एग्रीमेंट के केस में
जो क्रेडिट है वो नहीं होगा, मतलब जो कर्जा है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, लोन कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने अपने बच्चे को जो है, बच्चे की बेस पे उसने किसी के साथ वैगरिंग एग्रीमेंट किया था, आपने उसकी बेस पे पैसे दे दिए आगे, तो फिर आप वो बच्चे से रिकवर नहीं कर सकते। रिकवरी जो है वो वैगरिंग एग्रीमेंट के केस में बिल्कुल भी किसी भी किस्म के किसी तरीके से नहीं हो सकती। अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड एनी क्रेडिट इन हिज अकाउंट फॉर मेकिंग एनी पेमेंट if such person is the guardian of the minor on whose behalf he made the payment। ये मैंने आपको गार्डियन की एग्जांपल दे दी। अगर वो गार्डियन है, जो है पर्सन गार्डियन है, बच्चा ने वैगरिंग एग्रीमेंट किया, वो गार्डियन ने पैसे दे दिए बच्चे की हार की वजह से, अब वो बच्चे से मेजर होने पे वो किसी किस्म की रिकवरी नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेडिट जो है वैगरिंग एग्रीमेंट की सूरत में क्रेडिट अलाउ नहीं है। क्रेडिट का मतलब कर्जा होता है, क्रेडिट नहीं कर सकता उस बच्चे को, ये अलाउ नहीं है। सिमिलर केस जो है वो रिप्रेजेंटेटिव या जो वारिस हैं मरे हुए इंसान के, जिस इंसान की डेथ हो चुकी है, उसके बिहाफ पे अगर कोई पेमेंट की है तो वो भी उससे क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? ये सब क्यों है? क्योंकि वैगरिंग एग्रीमेंट सिरे से ही इनवैलिड है, सिरे से ही वॉइड है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव की, कि एक बंदा है वो उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसकी डेथ होने के बाद जो है वो मिस्टर बी आया, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास, उन्होंने कहा भाई ये इसने मुझसे जुआ खेला था, तो ये मैं इससे जुआ जीता था, तो मुझे 500 रुपये चाहिए इसके जुए के। वो उन्होंने 500 रुपये दे दिए। अब वो बंदा जो मर चुका है उसकी प्रॉपर्टी से वो 500 रुपये बाई लॉ जो लीगली रिकवर नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि वैगरिंग एग्रीमेंट की कोई रिकवरी नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी, किसी भी किस्म की कोई अमाउंट क्रेडिट नहीं की जा सकती। ठीक है, ये दो केसेस हैं, इनको भी आपने जहन में रखना है। यहाँ से भी आपको आ सकता है ये इतना, अगर आपने पिछला जो टॉपिक है, पिछला कंसेप्ट है, वो आपके जहन में बैठ गया है कि जो वैगर एग्रीमेंट है, वैगरिंग एग्रीमेंट की किसी भी किस्म की कोई रिकवरी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता कंसेप्ट है कि वैगरिंग एग्रीमेंट की अगर रिकवरी नहीं हो सकती तो उसको क्रेडिट भी नहीं किया जा सकता कि मैं आपसे जो है ये 500 रुपये लूँगा क्योंकि मैंने आपके जुए के 500 रुपये दिए थे, मैंने आपके वैगर की बेस पे 500 रुपये दिए थे, तो ये मैं आपसे लूँगा। इस तरह का भी कोई जो है एग्रीमेंट क्रेडिट जो है वो नहीं किया जा सकता, कोई भी अमाउंट क्रेडिट नहीं की जा सकती। Such payment relates to void agreement और agreement collateral to void agreement। ये किसी भी किस्म की पेमेंट जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी, ये तो void agreement की थी। अगर कोई इवेंट collateral to void agreement है, उसकी भी जो है वो वैलिडिटी वो है सेम रहेगी, वो भी इसी तरह से void होगा। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नसीर इज गार्डियन ऑफ कबीर अ माइनर। Kabir lost a bet and Nasir paid ₹7,000 from his pocket for the bet। जो नसीर है वो गार्डियन है कबीर का। कबीर जो है वो एक छोटा बच्चा है, एक माइनर है। माइनर क्या होता है ये हम देख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। कबीर लोस्ट अ बेट, कबीर जो है वो शर्त हार गया एंड नसीर पेड ₹7,000 फ्रॉम हिज पॉकेट फॉर द बेट। नसीर ने अपनी जेब से जो है वो 7,000 पे किया। नसीर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी क्रेडिट इन द अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पेमेंट। वो इस तरह की पेमेंट फ्यूचर में कभी भी उससे, जो माइनर से, वो कभी भी डिमांड नहीं करता, क्योंकि इस बेस पे कर्जा जो है, क्रेडिट जो है वो नहीं किया जा सकता। ये हम अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ के आए हैं। तो ये होपफुली आपको एग्जांपल से चीज़ में मज़ीद क्लियर होगी। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ लें, इनको आप जहन नशी कर लें। इसी तरह के सिनेरियोज यहाँ से आपको बन के आ रहे होंगे, जिस तरह की एग्जांपल्स हैं। आपका अगर कंसेप्ट आपके जहन में क्लियर है तो आप किसी तरह का भी, किसी भी किस्म का कोई भी सिनेरियो दे दे, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। किस तरह के सिनेरियोज आ रहे होंगे वो हम देखते हैं। आपका सबसे पहले जो है वो ICAP स्टडी टेक्स्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2 wrestlers गोगा एंड शीदा agreed to play a wrestling match on the condition that if any of them would fail to appear for the match, he would have to pay ₹5,000 to the other party। उन दोनों का एग्रीमेंट क्या है? उन दोनों की एक रेसलिंग होगी, दो इंसान है, एक का नाम गोगा है, एक का नाम शीदा है। उन दोनों की रेसलिंग होनी है और उन दोनों ने एग्रीमेंट क्या किया है कि अगर भाई तुम दोनों हम में से कोई बंदा रेसलिंग में ना आया ना, रेसलिंग मैच में ना आया, तो वो 5,000 पे करेगा। ठीक है, आगे क्या कहता है? द विनर वॉज टू रिसीव ₹20,000 आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ द टिकट्स। जो टिकट्स की सेल प्रोसीड आनी है ना, उसमें से जो विनर है उसको 20,000 मिलना है।
तो ये जो रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको तो हम एग्जाम्पल भी देखा है, इसको तो हम कह सकते हैं ना कि ये वैलिड एग्रीमेंट है। ये किसी किस्म का वेगर एग्रीमेंट नहीं है, वो दोनों की स्किल्स पे डिपेंड करता है, वो किसी के बियॉन्ड नहीं है, बियॉन्ड ऑफ द कंट्रोल नहीं है। कोगा फेल्ड टू अपेयर इन द मैच एंड शीदा सूड हिम फॉर 5000 रुपीज़। जो गोगा है वो मैच में नहीं आया और उसने 5000 रुपये की जो शीदा है उसने उस पर मुकदमा कर दिया कि मैं आपसे 5000 रुपये जो है वो रिकवरेबल अमाउंट है। गोगा हाउएवर रिफ्यूज टू पे द क्लेमिंग दैट बीइंग वैगरिंग इन नेचर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन लॉ। उसने कहा भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैगरिंग एग्रीमेंट है, वैगरिंग एग्रीमेंट में आता है जिसकी वजह से ये लॉ की तरफ से इन्फोर्स नहीं हो सकता। हमने क्या करना है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब वेदर शीदा कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम गोगा। हमने बताना ये है कि क्या ये जो अमाउंट है ये शीदा रिकवर कर सकता है गोगे से। हम ये केस को एक दफ़ा अगर हम उर्दू में देखें तो इस केस का मतलब क्या है, दो रेसलर्स हैं, उन दोनों रेसलर्स ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ये किया, आपस में एग्रीमेंट ये किया कि अगर हम में से कोई रेसलिंग में ना आया ना तो हम दोनों 5000 रुपीज़ पे करेंगे, 5000 रुपीज़ पे करेंगे। दूसरी चीज़ जो दूसरा एग्रीमेंट है वो उनका जो है वो रेसलिंग फेडरेशन के साथ चल रहा है, वो ये है कि जो भी जीता उसको प्रोसीड में से जो सेल प्रोसीड है, टिकट्स बिकी हैं जो लोग देखने आए हैं उनमें से 20,000 रुपीज़ पे कर दिया जाएगा। बाद में गोगा जो है वो मैच में शामिल नहीं हो सका जिसकी वजह से शीदे ने 5000 के लिए उसको सू कर दिया। देखें पहली बात तो है वो एग्रीमेंट जो है वो टिकट्स वाले की बात करें, विनर को 20,000 मिलने हैं, ये तो रिवॉर्ड है, ये रिवॉर्ड है, हमने बात की है, ये उसकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। दूसरा अगर हम देखें ये 5000 वाला, क्या ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ उन दोनों के में से किसी के कंट्रोल से बियॉन्ड है? दोनों का कंट्रोल में चीज़ है, भाई आप आ जाओ तो आपको 5000 रुपये नहीं पड़ेंगे, पेनल्टी नहीं पड़ेगी। अनसर्टेन इवेंट तो हम कह सकते हैं कोई आए कोई ना आए, ये अनसर्टेन इवेंट हो सकता है, लेकिन ये दिखने में अनसर्टेन भी लग रहा। बेसिकली जो मेन बात यह है वो ये दोनों की बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज नहीं है, उन दोनों के कंट्रोल में है। वैगरिंग एग्रीमेंट में हमने स्पेशल मैंने आपको ब्रैकेट में लिख के बताया कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज, उन दोनों पार्टीज के बियॉन्ड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हमने पढ़ा जो वैगरिंग एग्रीमेंट होगा ना, वैगरिंग एग्रीमेंट के कोलैटरल भी कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वैगरिंग कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे जो रेसलिंग वाला एग्रीमेंट है क्या वो वैगरिंग एग्रीमेंट है? ये 20,000 के प्राइस वाला बिल्कुल भी वैगरिंग एग्रीमेंट नहीं है, वो तो जो है वो एक किस्म की प्राइस मनी है, जो टिकट्स की सेल प्रोसीड जो आएगी उसमें से 20,000 पे किया जाएगा। तो ये वैगरिंग एग्रीमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसकी बेस पे जो एग्रीमेंट उनका ना आने वाला डिपेंड कर रहा है वो भी हम वैगरिंग एग्रीमेंट नहीं कह सकते। तो ये देखो दो तरीके हैं, दो कंसेप्ट पे अप्लाई हो सकते हैं, दोनों कंसेप्ट से कान जहाँ से भी पकड़ लें, सीधी साइड से उल्टी साइड से रिजल्ट सेम ही आ रहा है कि ये वैगरिंग एग्रीमेंट नहीं है। देखते हैं हमने आंसर में उसने क्या बात की है इसके। According to the Contract Act 1872, agreements knowingly made to further or assist the entering into, ये बात कर दी उसने जो लाइंस लिखी हुई थी ना उसके नीचे कि एग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वाइड एग्रीमेंट्स, बिल्कुल वही लाइंस उठा के इसने इधर लिख दी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट जो है वो वैगरिंग एग्रीमेंट के कोलैटरल होगा, उसके पे डिपेंड करता होगा, उसकी एग्जिस्टेंस उस पर डिपेंड करती होगी, ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा। हमने कहा ठीक है, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, बट इन दिस केस हमने भी जो क्वेश्चन डिस्कस किया था यही बात की थी, बट इन दिस केस गोगा एंड शीदा वर नॉट गोइंग टू विन और लूज इन टर्म्स ऑफ मनी एज अ रिजल्ट ऑफ रेसलिंग मैच। जो रेसलिंग मैच है वो अनसर्टेन इवेंट है, तो उसमें किसी भी तरह की दोनों की स्किल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। द विनिंग अमाउंट हैड नॉट बीन गिवन आउट ऑफ देयर पॉकेट्स, जो विनिंग अमाउंट है वो अपनी पॉकेट से पे नहीं कर रहे, वो ये जुआ के बेस पे नहीं कर रहे, वो उनको गेट मनी की जो टिकट्स की प्रोसीड्स है पब्लिक की तरफ से वो पे किया जा रहा है, वो उनको एक प्राइज एक रिवॉर्ड पे किया जा रहा है। एज फॉर द कंडीशन ऑफ पेमेंट फॉर नॉन अपीयरेंस, नो अनसर्टेन इवेंट प्रोवाइडेड दैट इक्वल चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग। किसी भी किस्म का जो अनसर्टेन इवेंट है उसमें इक्वल चांस ऑफ विनिंग एंड लूजिंग नहीं होता है। कि पुरानी जो आपकी बुक होती थी उसमें ये लाइन एक लिखी होती थी, अब ये लाइन नहीं है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना ज़्यादा। Therefore, Shida is entitled to recover the amount from Goga as the agreement between Goga and Shida is not a wagering agreement. तो इस बेस पे, इन बेसिस पे, क्या बेसिस हैं?
जो एग्रीमेंट है वो कोलेटरल टू वैगरिंग एग्रीमेंट होगा तब वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। इस केस में ऐसा कोई सीन नहीं है, कोलेटरल टू वैगरिंग एग्रीमेंट नहीं है। ये बिल्कुल हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो है ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज नहीं है। अगर कोई पार्टी आएगी तो उसको जो है वो अपने जो नुकसान है उससे बचा सकती है, जिसकी वजह से ये अनसर्टेन इवेंट नहीं होगा। ये जो है ये गैर यकीनी इवेंट नहीं है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी नहीं है, जिसकी बेस पे हम इसको वॉइड एग्रीमेंट नहीं कह सकते। यहाँ पे सिर्फ आपने जो डेफिनेशन है वॉइड एग्रीमेंट की वो जहन में रखनी है। क्या अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट जो है वैगरिंग एग्रीमेंट वो होता है अनसर्टेन इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी हो, एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे किया गया हो, उसके अलावा कोई भी वैगरिंग एग्रीमेंट को जो सपोर्ट कर रहा हो, जो कोलैटरल हो वैगरिंग एग्रीमेंट के, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। दो किस्म के एग्रीमेंट वैगरिंग एग्रीमेंट में वॉइड होते हैं। दोनों किस्म के एग्रीमेंट से ये जो है ये एक केस जो है हमारा वो मैच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम इसको वॉइड एग्रीमेंट नहीं कह सकते, ये फोर्सेबल बाई लॉ है। तो गोगा शिदा जो है वो रिकवरी के लिए क्लेम जो उसने किया है वो बिल्कुल लॉ के मुताबिक है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है ये बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है और ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑटम 2016 में ये 9 मार्क्स के लिए है, मतलब ऑटम 2016 में जिन बच्चों ने पेपर दिया उनके लिए ये जो क्वेश्चन है ये पासिंग और फेलिंग का क्राइटेरिया साबित हो सकता था। अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया उसको 9 मार्क्स मिल गए, और अगर वो बच्चा 41 पे फेल होने हुआ है तो उसने ये क्वेश्चन नहीं किया तो उसने बहुत कीमती मार्क्स अपने लूज़ कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। Until recently, Mansoor and Arif were independently engaged in the business of selling sweets in Multan railway station. मंसूर और आरिफ दो लोग हैं, दोनों का इंडिपेंडेंट बिजनेस है मुल्तान रेलवे स्टेशन पे। दोनों इंडिपेंडेंट लोग हैं, दोनों इंडिपेंडेंट दो बेकरीज कह सकते हैं, दोनों की दो बेकरीज हैं भाई, दो दुकानें हैं मिठाइयों की, दोनों अपना अपना मिठाई का आराम से कारोबार कर रहे हैं। आगे मंसूर इंकर्ड अ लॉस ड्यू टू कंपटीशन। मंसूर को भाई कंपटीशन की वजह से लॉस हो गया, क्योंकि मंसूर भी है आरिफ भी है, दोनों काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग आरिफ के पास जा रहे होंगे, उसकी मिठाइयाँ अच्छी होंगी, जिसकी वजह से मंसूर को लॉस हो गया। आरिफ इन व्यू ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद मंसूर, आसिफ जो है वो मंसूर का बहुत गहरा दोस्त है, उसने कहा भाई आपको नुकसान हो गया, तो एग्रीड टू मूव हिज बिजनेस फ्रॉम टू द ओल्ड सिटी एरिया। तो उसने कहा मैं अपना बिजनेस जो है ना वो आपका मेरे कंपटीशन की वजह से आपका नुकसान हो रहा है, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो मैं अपना बिजनेस उठा के कहीं और ले जाता हूँ, पुराने शहर में ले जाता हूँ। ठीक है, दे रीच एन एग्रीमेंट दैट आरिफ वुड नॉट इंगेज इन एनी कंपीटिंग बिजनेस विद मंसूर। उन्होंने एग्रीमेंट ये किया जो आरिफ है वो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करेगा जो मंसूर से compete कर रहा हो। क्यों, बेचारे मंसूर को जो है वो नुकसान हो रहा था, उन्होंने दोस्ती की बेस पे ये एग्रीमेंट कर लिया। इट वॉज आल्सो एग्रीड दैट इन केस ऑफ ब्रीच, ये भी उन्होंने एग्रीमेंट किया कि ब्रीच के केस पे अगर कोई एग्रीमेंट को तोड़ देता है, नन ऑफ देम वुड हैव रिकोर्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स। कोई भी बंदा जो है वो कोर्ट में नहीं जाएगा अपने जो है वो राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, हम दोस्ती की बेस पे एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम लॉ जो है वो कोर्ट से रुजू भी नहीं करेंगे। सब्सिक्वेंटली टू द इकोनॉमिक डाउन टर्न, आरिफ in addition to the old city area has also started to sell sweets at मुल्तान रेलवे स्टेशन। उसने ओल्ड सिटी एरिया के साथ साथ जो है वो इकोनॉमिक डाउनटाउन की वजह से उसने उसके साथ साथ मुल्तान रेलवे स्टेशन पे दोबारा से मिठाइयाँ बेचनी शुरू कर दी। मंसूर इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन आरिफ फ्रॉम सेलिंग स्वीट्स हैज़ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिम। उसने क्या ये एग्रीमेंट है, आपने इसकी खिलाफ वर्जी की है, मैं आपको इसकी जो है वो रोकना चाहूँगा, इसकी जो है वो खिलाफ वर्जी से, इसकी बेस पे उसने वो मुकदमा कर दिया। Under the provisions of Contract Act 1872, analyze the above situation and explain the following. Explain the following, following में क्या है, कौन कौन से पार्ट्स है वो हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल इस स्लाइड पे आपने केस को समझना है। केस क्या है, मंसूर और आरिफ हैं, दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो दोनों की मिठाइयों की दुकान है। मंसूर को जो है वो नुकसान हुआ, आरिफ से देखा नहीं गया कि मेरे दोस्त से भाई नुकसान हो रहा है, तो उसने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपसे कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हूँगा, मैं अपनी दुकान उठा के कहीं और ले जाता हूँ, वो कहीं और ले गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर कोई ब्रीच कर देगा कॉन्ट्रैक्ट तो हम अदालत के पास नहीं जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद लेकिन जब वो उधर ले गया, किसी और जगह पे अपनी दुकान ले गया, तो उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, जिसकी वजह से उसे भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो वापस वो अपनी दुकान उसी जगह पे ले आया, रेलवे स्टेशन पे। तो उनका तो एग्रीमेंट था अभी कंपीटिंग बिजनेस नहीं करना, रेलवे स्टेशन पे बिजनेस नहीं करना, कोई कंपीटिंग बिजनेस में हमने इन्वॉल्व नहीं होना फ्यूचर में। तो एग्रीमेंट वो ब्रीच हुआ, जिसकी वजह से आरिफ ने जो है वो केस कर दिया। एक तो केस दोनों ने रोका हुआ था कि कोई केस नहीं करेगा, आरिफ ने केस कर दिया, सॉरी मंसूर ने केस कर दिया। दूसरा उन्होंने रोका हुआ था कोई कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा, उसने कंपीटिंग बिजनेस कर दिया। ये सारा केस है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है 9 मार्क्स के लिए। सबसे पहले हमसे 2 मार्क्स के लिए एक पॉइंट पूछा जा रहा है, क्या वेदर आरिफ इज जस्टिफाइड इन स्टार्टिंग स्वीट्स बिजनेस एट मुल्तान रेलवे स्टेशन। क्या जो है वो उसने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करके जो बिजनेस दोबारा अपना मुल्तान रेलवे स्टेशन पे शुरू किया, क्या उसमें वो जस्टिफाइड है। हमने भी पढ़ के आए हैं एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ ट्रेड, किसी को भी जो तजारत से एग्रीमेंट रोकता है, इस तरह का एग्रीमेंट जो है वो वाइड है। तो ऑब्वियसली उनका एग्रीमेंट ही वाइड है, तो फिर आरिफ जहाँ मर्जी अपना बिजनेस कर सके। पार्ट 1 का आंसर देखें। पार्ट 1 का आंसर है यस, आरिफ इज जस्टिफाइड इन स्टार्टिंग अ स्वीट्स बिजनेस एट मुल्तान रेलवे स्टेशन। वो मुल्तान रेलवे स्टेशन पे या जहाँ मर्जी अपना जो है वो स्वीट्स का कारोबार कर सकता है। क्यों? एज अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक any agreement by which anyone is restricted from exercising a lawful possession, profession, trade or business of any kind is void to that extent। किसी भी किस्म का एग्रीमेंट जो बंदे को बिजनेस करने से, प्रोफेशन लॉफुल प्रोफेशन कैरी करने से, ट्रेड करने से, बिजनेस करने से रोके, इस तरह का एग्रीमेंट जो है ये वॉइड है। ये हम लॉ में पढ़ के आए हैं। तो बेसिकली आंसर देने का मतलब ही ये है, आंसर आप दे ही तक सकते हैं जो हमने चीज़ें प्रोविजंस ऑफ लॉ में पढ़ी हैं, लॉ की प्रोविजंस पढ़ी हैं, वो आपके जहन में हों, वो आपको पता हो। अगर आपको पता है कि जो एग्रीमेंट है किसी भी किस्म का तजारत को रोकने के लिए वाइड है, तो आप इस पार्ट का आंसर आसानी से दे सकते थे 2 मार्क्स का पास। उसके बाद उसने 3 मार्क्स का पार्ट पूछा। क्या पूछा? उसने कहा व्हाट वुड बी योर आंसर इन 1। उसने कहा क्वेश्चन वही है जो 1 में है, लेकिन कंडीशन क्या चेंज हुई है। इफ मंसूर हैड बोट द गुडविल ऑफ आरिफ बिजनेस। उसने कहा भाई अगर ये गुडविल का केस था, अगर मंसूर ने आरिफ की गुडविल परचेज की थी, हमने ये एक्सेप्शन में पढ़ी है, हमने एक बात पढ़ी है कि एग्रीमेंट इन स्टैंड ऑफ ट्रेड जो है वो वाइड होते हैं, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है गुडविल। गुडविल एक्सेप्शन कब है? जब ये फॉलोइंग जो है ये कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी। कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी? कंडीशन मैंने वो डेफिनेशन में इकट्ठी लिखी थी, यहाँ पे अलग करके लिखी है उन्होंने कंडीशन, लेकिन बात वही है। पहली कंडीशन थी सिमिलर बिजनेस, इसने सिमिलर बिजनेस वही कंडीशन लिख दी। दूसरी थी स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स, स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स में रोक सकता है, बिल्कुल वो स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स वाली कंडीशन लिख दी। सच रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी फॉर द टाइम सो लॉन्ग, इसके बाद उसने टाइम वाली रिस्ट्रिक्शन लिख दी कि हमेशा हमेशा के लिए नहीं, इतने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए उसने गुडविल खरीदी है, कोई भी रीजनेबल टाइम, वो रीजनेबल टाइम तक उसको रोक सकता है। और आखिरी थी कोर्ट वाली, अगर कोर्ट रीजनेबल समझे कि ये सारी कंडीशन जो हैं ये फुलफिल कर रही हैं, इसके बावजूद अगर कोर्ट कोई फैसला करेगी तो होगा वही जो कोर्ट चाहेगी। कोर्ट का फैसला जो है वो हतमी कंसीडर होता है। अगर जो है वो स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स को जो है वो अब कोर्ट रीजनेबल समझेगी तो फिर उसके बारे में ही वो उसी तरह का फैसला करेगी। तो ये सारी कंडीशंस थी, ये सारी चीज़, इसमें उसने कोई सिनेरियो नहीं पूछा, उसने सिर्फ सिंपल वो कंडीशंस पूछना चाहिए, वो हमने लिख दी। उसने ये कहा कि अगर आरिफ ने जो है वो गुडविल सेल की होती, अपनी बिजनेस की खरीदी होती, गुडविल खरीदी होती, तो क्या ये इस तरह का एग्रीमेंट वैलिड हो सकता था? हम कहते हैं जी, इस तरह का फिर एग्रीमेंट वैलिड हो सकता था। फिर जो है वो मंसूर रोक सकता था कंपीटिंग बिजनेस करने से लॉ के हवाले से, क्योंकि जो गुडविल की सेल है तब रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का जो है वो एग्रीमेंट वाइड जो होता है उसको वाइड कंसीडर नहीं किया जाता, ये फॉलोइंग कंडीशन जब मीट कर रही हैं। तो ये सिंपल सी बात थी, 3 मार्क्स के लिए उसने पूछी थी, तो ये टोटल हो गए 5 मार्क्स। अब रह गए 4 मार्क्स, टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन था। बाकी 4 मार्क्स के लिए उसने क्या पूछा? उसने 2 मार्क्स के लिए एक और बात पूछी है, वेदर मंसूर इज जस्टिफाइड इन फाइलिंग द सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि किसी भी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग से अगर कोई इंसान रोके तो वो एग्रीमेंट भी है वो वाइड कंसीडर होगा। तो लीगल प्रोसीडिंग कैरी करने से तो रोक ही नहीं सकता। तो पार्ट 3 यस, मंसूर इज जस्टिफाइड इन फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट आरिफ। तो ठीक है, मंसूर जो है वो किसी भी किस्म का मुकदमा कर सकता है
According to Contract Act 1872, every agreement by which any party is restricted absolutely from enforcing the rights under in respect of any contract by the usual legal proceeding in the ordinary tribunals is void to that extent. वही बात कि किसी भी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा है, कोई भी एग्रीमेंट जो लीगल प्रोसीडिंग को रोक रहा होगा वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। इसकी वजह से मंसूर क्या ये हक है कि वो कोर्ट में जाए, कोई उससे हक ये नहीं छीन सकता। तो चाहे बाद में कोर्ट जो मर्जी फैसला करे उसके खिलाफ ही फैसला है, लेकिन कोर्ट में जाना उसका हक है। कोर्ट की प्रोसीडिंग किसी भी किस्म की जो है वो कैरी करना उसका वो राइट है। तो ये चीज़, तो ये होगा 7 मार्क्स का। लास्ट 2 मार्क्स का उसने क्या पार्ट पूछा था, व्हाट वुड बी योर आंसर इन 3 अबव इफ बोथ हारिफ एंड मंसूर हैड एग्रीड टू रेफर देयर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन एंड नॉट टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ये हमने पढ़ चुके हैं एक्सेप्शन में कि लीगल प्रोसीडिंग रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी एक्सेप्शन ये है कि वो दोनों जो पार्टीज़ हैं वो मिलके ये फैसला कर लें, ये सोच लें कि हमने जो भी डिस्प्यूट आया वो हम दोनों मिलके एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, उस आर्बिट्रेटर से वो फैसला करवाएंगे, जो उसका फैसला होगा वो हतमी होगा, हम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। तो इस केस में जो है वो एक्सेप्शन में फॉल करता है रिस्ट्रेंट ऑफ प्रोसीडिंग की, तो इस केस में एग्रीमेंट वैलिड हो जाता है। तो उसने यही बात की, एग्रीमेंट बिटवीन आरिफ and Mansoor to refer the arbitration any dispute which may arise between them is not void, वो void नहीं होगा। तो सिंपल सी बात, ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन कभी आपको बोनस पॉइंट के लिए दिया जा सकता है। सिंपल सी चीज़ें देखें, आपने क्वेश्चन पढ़ के भी आपको पता चला होगा कि जितनी आपको एक्सेप्शंस का पता है, जितनी चीज़ों के बारे में आप अंडरस्टैंडिंग है, जितनी चीज़ें आपको पता है, उतनी आसानी से आप जो है वो इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके ICAP स्टडी टेक्स्ट का ऑटम 2018 का। इसने इस पर अच्छी बात ये की है, जो बुक है उसमें उसने 2015 से लेके ना 2000 जो है वो 18 तक जितने भी पास पेपर थे वो आपकी बुक में ही डाल दिए, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो नहीं डाला वो था उसने 2020 तक जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन है वो आपकी बुक में ही डाल दिए हैं। 2021 के उसने नहीं डाले। 2020 के तो मुझे आपकी बुक से आसानी से मिल जाते हैं, 20 तक के। 21 के मैं आपके जो है वो देख लेता हूँ और वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर 21 में कोई क्वेश्चन आया हुआ, इसमें भी 21 वाला एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से सोल्व करना है। पहले हम इसके लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2018 बासित agreed to buy 500 grams of silver from Taimur after 2 months at a price of ₹65 per gram। बासित ने 500 ग्राम चांदी खरीदने का वादा किया, उसकी कीमत 2 मंथ बाद। तो ये फ्यूचर एग्रीमेंट है, तो कोई भी एग्रीमेंट जो फ्यूचर के लिए से होता है, हम पढ़ के आए हैं कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकती है। इसमें कंसिडरेशन जो है ये फ्यूचर में जाएगी। अभी तक तो हमें इस बेस पे ये एग्रीमेंट वैलिड लग रहा है। उसने 2 महीने बाद उसने कहा भाई 2 माह बाद मैं आपसे खरीदूंगा, इसकी कीमत 65 रुपये के पर ग्राम पे मैं आपकी चांदी खरीदूंगा। उसने मान लिया। ऑन द ड्यू डेट द प्राइस ऑफ सिल्वर वाज 62 पर ग्राम। जिस वक्त वो एग्रीमेंट कर रहे थे उस वक्त जो है वो 62 जो है वो कीमत थी चांदी की, 1 तोला चांदी की कीमत 62 पर ग्राम थी, 1 ग्राम चांदी की कीमत। तो यहाँ तक भी हमें कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। हमने कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं की कि अगर कीमत वो ज़्यादा लगा रहा है, कीमत कम लगा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ना कोई क्वेश्चन है, ना कोई इस तरह की अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो कीमत जो है वो जो मर्जी लगाए, कीमत उनकी जो मर्जी हो, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड ही होता है। अभी तक हमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नज़र आ रहा है कि अभी तक सिचुएशन क्या है। उसने कहा भाई 2 माह बाद मैं आपसे 65 रुपये पर ग्राम चांदी खरीदूंगा। आज इस चांदी की कीमत 62 रुपये पर ग्राम है, यानी वो 3 रुपये महंगी चांदी खरीदेगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट। हमने बताना है ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं। इफ, ये जो है वो ट्विस्ट आ गया इस क्वेश्चन में। इफ बोथ बासिन एंड Taimur had an intention to settle the transaction by paying the difference between the contract price and the market price without making any delivery। दोबारा पढ़ लें इस चीज़ को। कहना क्या चाह रहा है? वो कहना ये चाह रहा है कि उनकी इंटेंशन चांदी खरीदने या बेचने की नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वो क्या कर रहे हैं, 2 माह बाद मैं आपसे चांदी खरीदूंगा 65 रुपये की, जो आज 62 रुपये की है। लेकिन उनकी इंटेंशन खरीदने की नहीं है। उनकी इंटेंशन क्या है?
ये जो प्रॉफिट होगा कीमत बढ़ने या कम होने से, इसी को एडजस्ट करने की उनकी इंटेंशन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या है। बासित जो है वो खरीद रहा है चांदी 65 रुपये पर ग्राम पे। अगर 2 माह बाद इसकी प्राइस 66 रुपये होगी चांदी की, तो बासित को 1 रुपये का फ़ायदा होगा। उसे 66 वाली चीज़ 65 में मिल रही होगी। वो चांदी नहीं ले देगा, वो 1 रुपया लेगा। वो चांदी नहीं लेगा, वो 1 रुपया लेगा। अगर इसकी कीमत नहीं बढ़ती या इतनी ही रहती है तो तैमूर को फ़ायदा होगा। अगर इतनी ही रहती है तो 3 रुपये का। वो चांदी नहीं देगा, वो 3 रुपये लेगा। उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, वो सिर्फ पागल बनाना चाह रहे हैं हमें। उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है कि जितनी प्राइस बढ़ेगी, जितनी प्राइस कम होगी, उतने पैसे हम दोनों एक दूसरे को दे देंगे। ये बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फ्यूचर प्राइस पे। क्या फ्यूचर प्राइस उनके कंट्रोल में है? क्या वो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं? अभी अगले 2 महीने बाद मैं 66 रुपये करवा दूंगा, मैं 62 रुपये रहने दूंगा, मैं 63 रुपये करवा दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। उनका जो एग्रीमेंट है वो डिपेंड कर रहा है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, इनकी प्राइसेस पे। और एग्रीमेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज है, उन दोनों के कंट्रोल में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वैगनिंग एग्रीमेंट है। इसको आप ध्यान से देखें, बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को इसकी समझ नहीं आ रही होती। ये उसने वैगनिंग एग्रीमेंट बनाया, बीच में कमोडिटीज डाल दी। पहले तो उसने कह दिया वो कमोडिटीज जो है वो खरीद बेच रहे हैं, बाद में उसने उसकी हैसियत ही ख़त्म कर दी। बाद में जो उसने पॉइंट किया ना, इफ़ के बाद जो उसने 1-2 लाइंस लिखी हैं, इसका मतलब वो जो 500 ग्राम वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो तो उसने उसकी हैसियत ही ख़त्म कर दी। ये तो हम क्वेश्चन इस तरह पढ़ेंगे जिस तरह 500 ग्राम ऑफ चांदी जो है वो खरीद बेच रहे ही नहीं है, वो लाइन तो पूरी ख़त्म हो चुकी है। वो क्या कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ये कर रहे हैं, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ी तो तुम मुझे पैसे दोगे, अगर फ्यूचर में प्राइस कम हुई या इतनी रही तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये इस तरह का वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली वैगनिंग नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी हम जो है वो देखते हैं उसने क्या इसका आंसर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट बीइंग वैगरिंग इन नेचर, ऑब्वियसली जो मैंने आपको बात समझाई उसी तरह उसने कह दिया ये वैगरिंग नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एज बोथ बासित एंड तैमूर हैड नो इंटेंशन ऑफ गिविंग और टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, उनका सामान खरीदना और बेचना तो मकसद ही नहीं है। एंड वर ओनली इंटरेस्टेड इन अर्निंग प्रॉफिट्स बाय वे ऑफ फ्लक्चुएशन इन सिल्वर प्राइसेस। सिल्वर प्राइसेस की फ्लक्चुएशन बढ़ने या कम होने से उन्होंने प्रॉफिट कमाना है। ये डिपेंड कर रहा है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे। जो है सिल्वर की प्राइसेस वो उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम वैगनिंग एग्रीमेंट का दर्जा देंगे। ये तो थे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन तक के क्वेश्चन। ये जो है वो पास पेपर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे उसने इसमें ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो 21 का है वो भी मुझे मिला है, उसको हम देख लेते हैं। ये स्प्रिंग आपके बुक में नहीं है तो इसको आप लगा से नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें आप। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, स्प्रिंग 2021 में आया था। क्या क्वेश्चन था? सलमान एग्रीड टू सप्लाई कॉटन यार्न टू रेहान फॉर द एंटायर ईयर। उसने कहा मैं आपको पूरा साल, सलमान ने कहा रेहान को, मैं आपको पूरा साल कॉटन प्रोवाइड करूँगा जब भी आप मुझसे मांगेंगे, एट प्रीवेलिंग होलसेल प्राइस। इस होलसेल प्राइस पे, ये जो होलसेल प्राइस जो है अब प्रिवेल कर रही है इसी प्राइस पे। द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो स्टिपुलेटेड दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी अगर कोई दोनों का मसला हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, सलमान एंड रेहान वुड नॉट सीक सेटलमेंट थ्रू द कोर्ट। ये अभी 2021 की बात है और उसने इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। उसने कहा अगर कोई मसला हो जाता है तो हम दोनों में से कोई कोर्ट में नहीं जाएगा। Under the provision of Contract Act 1872, discuss the validity of the contract and determine any remedy available to Rehan in case of dispute with Salman. ये देख लें आप, इस तरह के आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा ना तो आपको बिल्कुल वो चीज़ आसान लगी होगी। ये पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये अभी का क्वेश्चन है, स्प्रिंग 2021 का क्वेश्चन है। ये जो स्प्रिंग 2021 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें सीधा ही कहा भी भाई उन्होंने जो है वो एक दूसरे को मना किया हुआ है, कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा है, रिस्ट्रेन ऑफ जो ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है, कोई भी एग्रीमेंट जो है वो अवॉइड होता है। लेकिन ऊपर वाला एग्रीमेंट जो कॉटन बेचने का एग्रीमेंट है वो तो उनका वैलिड एग्रीमेंट है, वो इस पर डिपेंड थोड़ी कर रहा है। इस एग्रीमेंट पे वो इस एग्रीमेंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट है, ये इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट है। अगर वो वैगरिंग एग्रीमेंट पे डिपेंड कर रहा होता, कोलैटरल होता, तो फिर हम उसको वॉइड कह सकते थे। दोनों इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट्स हैं। इसकी हम सोल्यूशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट जो रेस्ट्रिक्शन लीगल प्रोसीडिंग के हवाले से लगाएगा वो वॉइड होगा। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सलमान एंड रेहान इज पार्टली वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ कॉटन यार्न।
यानी कॉटन यार्न के प्रोवाइड करने तक जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका वो तो वैलिड है वो, क्योंकि उनका अलग कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको कॉटन यार्न दूंगा, आप मुझे पैसे दोगे इतने पैसे पे। Partly wide berry restricts the absolutely from enforcing their rights by legal proceeding। जो अपनी लीगल प्रोसीडिंग है उनको रोक रहा है ना जो कॉन्ट्रैक्ट, वो वाइड है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द रेमेडी अवेलेबल टू रेहान इज दैट ही में अप्रोच टू अ कोर्ट इफ ही इज एनी डिस्प्यूट विद सलमान। अगर कोई भी उनका डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग से किसी को रोका नहीं जा सकता। सिंपल सा क्वेश्चन अभी स्प्रिंग 21 में आया है, इसको पढ़ लें। आपने जितने भी ये आज हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इसको आपने अच्छी तरह रिवाइज करना है घर जाके, उसके बाद आपने पूरे चैप्टर की रिवीजन शुरू कर देनी है। आपके पास आज का पूरा दिन है पूरे चैप्टर की रिवीजन करने के लिए, आपके पास कल का पूरा दिन है पूरे चैप्टर की रिवीजन करने के लिए। परसों सुबह आपने लेक्चर सुनने से पहले टेस्ट सॉल्व करना है, ऐसे लर्निंग का या कोई भी आप टेस्ट जो टेस्ट सेशन दे रही हैं वो टेस्ट सॉल्व करना है, उसको एवेल्युएट करना है कि आपकी कितनी तैयारी है, कितने के नंबर आप ले सकते हैं, और उसके बाद आपने अपना अगला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करना है। तो हम कल इंशाल्लाह मिलते हैं टेस्ट के साथ, परसों इंशाल्लाह या जब भी आप टेस्ट देना चाहें, और परसों इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो एक ही दिन में हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे। इतना छोटा सा वो चैप्टर है कंस्ट्रेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट वाला। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।